दंगों में पोलराइजेशन में एक टेंडेंसी होती है देश को तोड़ने की। कभी भी दंगे लोगों की किसी जेन्युइन डिससेटिस्फैक्शन का रिफ्लेक्शन नहीं होते। दंगों का हमेशा ही संबंध जो है वो राजनीति से रहा है। आपके बेटे को कातिल बना दिया जाए। मेवाती कौम एक लड़ाकी कौम है, इनका एक ग्लोरियस हिस्ट्री रही है। 1857 में भी अंग्रेजों से लड़ते हुए हजारों मेवातियों को शहीदी प्राप्त हुई। और बिट्टू बजरंगी की वीडियो तो वो तो लाइव बता रहा लोकेशन कि हम कहाँ दोस्तों, हम आजादी की 76th एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं आने वाली 15 अगस्त को, और देश जो है चांद तक पहुंच चुका है, लेकिन कुछ मामलों को लेकर अभी तक कुछ खास बदलाव नहीं देखने को मिल रहे। जैसे अगर बात करें हम कम्युनल हार्मनी की, तो जो कंडीशन, जो सिचुएशन अंग्रेजों के वक्त में थी, 1947 से पहले थी, कैसे उन्होंने डिवाइड एंड रूल को एज ए टूल यूज किया हमारे ऊपर राज करने के लिए, उसी चीज को, उसी पोलराइजेशन को, उसी डिवाइड एंड रूल को आज भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, गेन के लिए वैसे यूज कर रही है। दंगे भयंकर समस्या है आज के हमारे समाज की, और मुझे लगता है अगर देश के खिलाफ कोई ऑफेंस, सबसे बड़ा कोई ऑफेंस हो सकता है, तो वो राइट्स, वो दंगे ही है, वो पोलराइजेशन ही है। क्योंकि दंगों में, पोलराइजेशन में एक टेंडेंसी होती है देश को तोड़ने की। जब देश में दो डिफरेंट कम्युनिटीज एक दूसरे के खिलाफ नफरत से भर जाए, वो देश डेवलप नहीं कर सकता है। और ऐसे में सबका साथ, सबका विकास महज एक जुमला बन के रह जाता है। लॉ एंड पॉलिटिक्स ऑफ राइट्स, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मेरे दोस्त एडवोकेट मनदीप हैं, जो कि चंडीगढ़ में प्रैक्टिस करते हैं लॉ की, और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे बीच में बैठे हैं मेरे दोस्त कमलजीत, जो कि सिटीजन अगेंस्ट डिवाइड के साथ जुड़े हुए हैं, कम्युनल हार्मनी को लेकर काम करते रहे हैं, लेफ्ट आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं। इनके साथ हम चर्चा करेंगे कि दंगों की क्या राजनीति है, क्या पॉलिटिक्स है, और क्या कारण है कि देश के आजाद होने के 75 साल बाद भी हमें दंगों जैसी एक बीमारी के साथ जूझना हमारे देश को पड़ रहा है। जहां तक कानून का मामला है, जहां तक कानून का सवाल है, तो हमारी आईपीसी ऐसे लॉ से, ऐसे प्रोविजन से भरी पड़ी है जो कि दंगों को कंट्रोल कर सकती है। आईपीसी के साथ साथ और भी लॉ है, चाहे वो सीआरपीसी हो या कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉ हो, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हो। उसके बावजूद भी दंगों में हमें कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। कानून से ज्यादा ये मामला पॉलिटिक्स का है। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं दंगों की पॉलिटिक्स के बारे में, दंगों की राजनीति के बारे में। शुरू करते हैं दोस्त मनदीप से। मनदीप, आप हरियाणा से हैं, तो हरियाणा को आप जानते हैं नजदीक से। ये जो मेवात का एरिया है, नूह का एरिया, जहाँ पर अभी रिसेंटली दंगे हुए हैं, ये कैसे इसकी शुरुआत है, किस तरह देखते हैं इसको? देखो, मेवात 3 स्टेट्स का एरिया है जो मिलकर बना है। राजस्थान, थोड़ा एरिया यूपी के मथुरा का, और हरियाणा का एरिया। लगभग आधा एरिया जो पहले हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट था मेवात, बाद में एक नूह डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। और जो मेवाती बोलने वाले लोग हैं, मेव कम्युनिटी जिनको बोलते हैं, वो 3 स्टेट्स में बटी हुई है। मोर देन 50% मेवाती हरियाणा में रहते हैं। ओके। कुछ 47 में पाकिस्तान भी चले गए मेवाती। तो जो नूह है, नूह में 80% आबादी मुस्लिम है, 20% आबादी हिंदू है। और सबसे खासियत देखो इस एरिया की, अभी पिछले दिनों हरियाणा भारत की सरकार ने एक सर्वे करवाया था कि पूरे हिंदुस्तान के 200 पिछड़े हुए जिले कौन से हैं, तो उसमें नूह का पहला नंबर था, पिछड़े हुए में टॉप पे। जबकि हरियाणा का बाकी कोई भी जिला 200 में भी फॉल नहीं करता। तो हरियाणा का एक एरिया और बाकी एरिया कितना डिस्पैरिटी है वो दिखती है। तो ये वैसे नूह का एक, आप कह लो, डेमोग्राफिकल या डेवलपमेंट लेवल है। ये जो बोला जाता है नूह के बारे, मेवात के बारे में, मेवातियों के बारे में, कि मेवाती कौम एक लड़ाकी कौम है, इनका एक ग्लोरियस हिस्ट्री रही है। 1857 में भी अंग्रेजों से लड़ते हुए हजारों मेवातियों को शहीदी प्राप्त हुई। मेवाती कितने बड़े स्तर पर लड़े, हजारों मेवाती शहीद हुए। मेवाती लोग मुगलों से भी लड़े, और मेवाती लोग जो इस्लाम में कन्वर्ट हुए, क्योंकि बोला जाता है कि पहले लोग राजपूत या मीना ट्राइब या अदर कास्ट के लोग थे जो इस्लाम में कन्वर्ट हुए अराउंड 14th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, और 17वीं सेंचुरी तक ये इस्लाम में कन्वर्ट होते रहे। मगर उनके रिचुअल्स, उनका कल्चर अदरवाइज देखेंगे, आज भी हिंदुओं से बहुत मिलता है। मेवाती गोत्र में शादी नहीं करते। तो वो देखा जाए तो कई ऐसी चीजें, पुराने रिचुअल्स हैं जिसको फॉलो कर रहे हैं। होली दिवाली मनाते रहे, और आपको आज भी कई ऐसे नाम दिख जाएंगे कि राम खान या शंकर खान या कृष्ण खान, इस तरह के नाम भी दिख जाएंगे मेवातियों को। आप ये तो अदरवाइज एक
इंट्रोडक्शन है मेवात की, मगर उस दिन जो घटनाक्रम सारा घटा, क्योंकि वो जो नल्लड़ मंदिर में जलाभिषेक जो होता है वो पुराना होता है, लोग जाते हैं शिव जी के मंदिर, वहां जल चढ़ाते हैं। सालाना है कोई प्रोग्राम? सालाना मतलब कि सावन के इस महीने के इस टाइम, हाँ इस समय शिव जी के वहां जल चढ़ाया जाता है। मगर यात्रा पुरानी नहीं है, यात्रा शुरू हुई 2020 से। हालांकि जो ये मेवात के एरिया में आग लगाने की या कम्युनल टेंशन की कोशिशें पहले भी होती रही हैं। 47 में भी वहां छुटपुट घटनाएं हुई हैं, थोड़े दंगे भी हुए हैं, मगर उतने व्यापक स्तर पर ना तो वहां दंगे हुए और ना ही मुसलमानों ने ये सोचा कि हम ये मुल्क छोड़ के हम पाकिस्तान चले जाए, वो टिके रहे वहां। और बाद की अगर बात करें 92 में जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उसके बाद देखिए बांग्लादेश तक में दंगे हुए, मतलब मंदिरों पे हमले हुए, मगर मेवात में नहीं हुए। फिर अभी भी अगर मेवात में देखें तो कम्युनिटीज लेवल पे इन्वॉल्व नहीं हुई, क्योंकि मेवात के किसी भी गांव में दंगा नहीं हुआ। सिर्फ नूह के अंदर एक घटना हुई है और उस घटना की पृष्ठभूमि हुई है। मैंने पहले बताया कि 2020 में ये यात्रा शुरू की गई। 2021 में जब यात्रा हुई तब भी नल्लड़ मंदिर से पहले एक मजार पड़ती है, उस मजार को यात्रा में जा रहे और दंगे ने तोड़ दिया 2021 में भी। अब 2021 में तोड़ा, उस समय भी टेंशन हुई, मगर कुछ लोगों ने कि नहीं इसको माहौल को बिगड़ने नहीं देना, कम्युनल हार्मनी बना के रखनी है, तो बातचीत हुई। बातचीत में तय किया गया कि यात्रा कमेटी इस मजार को बनवा के देगी, तो उन्होंने माफी मांगी और यात्रा कमेटी ने मजार बनवा के भी दी, मसला सुलझ गया। इस बार क्या था कि पहले तो जो ये मोनू मानेसर का नाम आ रहा है, आप देखोगे पिछले 2 साल से जितनी लिंचिंग हुई है, मॉब लिंचिंग की घटनाएं एनसीआर के आसपास की, वो मारे जाने वाले लोग सारे मेवाती हैं। पहलू खान से शुरू कर लो, पहलू खान भी है और मेवाती है। तो जनरली एक्चुअल में ये एक आइडेंटिटी मेवाती का मतलब मुस्लिम ही ले लेते हैं लोग। हाँ, तो पहलू खान, उसको राजस्थान में लिंच किया गया था अलवर में, वो भी मेवात का था। रिसेंटली जो 2 नासिर और जुनैद को जो मोनू मानेसर के गैंग ने, जो गोरक्षक अपने आप कहते हैं, कि बुरी तरह पहले पीटा, शायद इतना पीटा कि उनकी डेथ होगी और बाद में उनकी गाड़ी समेत उनको जला दिया, आग लगा दी। ये घटना भिवानी में उनकी लाश बरामद हुई, वो अलवर डिस्ट्रिक्ट के थे। राजस्थान पुलिस ने पर्चा दर्ज किया 30 लोगों के ऊपर, और 30 के 30 लोग हरियाणा के थे। अभी तक सिर्फ 3 गिरफ्तारियां हुई। राजस्थान पुलिस जब भी दबिश करती है तो हरियाणा पुलिस ने कोई कोऑपरेशन नहीं की। इवन हरियाणा पुलिस ने राजस्थान पुलिस के ऊपर पर्चा भी कर दिया। ये भी एक बात। तो जनरली तो पुलिस होता है कोऑपरेट करती है, यहां तक हम तो देखते हैं कि दूसरे देशों की पुलिस भी अगर किसी क्रिमिनल को अरेस्ट करती है तो अगर उनकी आपस में संधि है तो वो भेज देते हैं वापस। इंडिया में अबुल सलेम आया हमने देखा, मगर यहाँ तो एक स्टेट की पुलिस चाह रही है कि वो जो जिन्होंने 302 का जिनके ऊपर मुकदमा है और जिन्होंने बंदों को जला के मारा है उनको अरेस्ट ना किया जाए। जो 3 गिरफ्तारियां भी हुई, 2 गिरफ्तारियां देहरादून से और 1 गिरफ्तारी सिर्फ हरियाणा से हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में जो, क्योंकि नासिर की हत्या में मोनू मानेसर का नाम आ रहा था, वो गैंग लीडर है, वो प्रोजेक्ट करता है कि मैं ही लीडर हूं। और हरियाणा सरकार ने जो एक गोरक्षा कानून लेके आई थी, उसमें ऐसे विजिलेंट ग्रुप बनाए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, पुलिस के साथ मिलके। वो उसने कितनी यूट्यूब वीडियोस डाली हैं कि वो पीछा कर रहा है और उनको बुरी तरह पीट रहा है। और पीछे दिनों में एक घटना हुई थी, एक लड़के को ऐसे पीटा गया, उसकी बाद में डेथ हो गई, और इन्होंने एक क्लेम किया बाद में, मोनू मानेसर ने स्टेटमेंट दी कि उसका तो एक्सीडेंट में डेथ हुई है, मैं तो बल्कि उसको हॉस्पिटल छोड़ के आया था। तो इस कारण से पूरे मेवात में एक रोष था, खासकर मोनू मानेसर को लेकर। क्योंकि ये तो आपने बड़ी ट्रिगरिंग बात बताई है कि जिन लोगों की लिंचिंग हुई है वो सब मेवाती थे, सारे मेवाती थे वो। और बड़ी बात ये थी क्योंकि मोनू मानेसर की अरेस्टिंग नहीं हो रही थी, और वो हफ्ता पहले की वीडियो डालता है और बोलता है कि मैं आऊंगा इस यात्रा में, और अपने साथियों को कहता है, आह्वान करता है कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लो। और सिर्फ खुद नहीं आता, सोनीपत, पानीपत, यहां तक कुरुक्षेत्र तक से भी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की बसें भर के गई हैं। वहां लोकल लोग तो कितने थे ये मालूम नहीं, मगर बाहर के लोग भी बहुत थे, क्योंकि उनकी टी शर्ट्स के ऊपर पीछे लगा बजरंग दल सोनीपत, तो बसों की बसें भर के आई हैं। तो ये मोबिलाइजेशन एक योजनाबद्ध तरीके से की गई। पहले तो चलो ये एक किस्म से हम कह सकते हैं कि जो बंदा वांटेड है, अगर वो क्लेम कर रहा है वो आएगा, पुलिस तो वैसे ज्यादा होनी चाहिए थी वहां उसको अरेस्ट करने के लिए कि वो आएगा तो बच के ना जाए, क्योंकि 302 का मुकदमा है। दूसरी बात क्या है कि सीआईडी की रिपोर्ट सीआईडी ने दी थी, उन्होंने कहा था कि इस तरह दंगा होने की संभावनाएं पूरी हैं। ये इंडिया टुडे के
सामने एक पुलिस ऑफिसर ने एडमिट किया, सीआईडी वालों ने, ओके। वो ऑन रिकॉर्ड है। 27 जुलाई को वहां एक पहले से एक पीस कमेटी बनी हुई है जिसमें हिंदू समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग और एडमिनिस्ट्रेशन है शामिल है। वो उनकी मीटिंगें होती हैं। 27 जुलाई को मीटिंग हुई जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हिंदू और मुस्लिम समाज दोनों के लोग थे। उसमें मोनू मानेसर का वीडियो भी दिखाया गया और जो उसके चैलेंज को स्वीकार करने वाले या उसको बाद में प्रतिक्रमण करने वाले जो कि हाँ देख लेंगे, उस तरह के कुछ मेवातियों की वीडियोज भी थे जो मुस्लिम लड़कों ने, यूथ ने बनाए थे, वो भी दिखाए गए और बोला कि देखो ऐसा टेंशन का माहौल है तो दंगा होने की संभावना है। ये 27 तारीख की बात है। 27 तारीख और 31 तारीख में भी 4 दिन है। तो उस समय एएसपी ने अश्योर किया था कि ऐसी कोई घटना नहीं होगी, हम पुलिस का पूरा इंतजाम रखेंगे। इसके बावजूद ये घटना हो रही है और से ये लगता है कि योजनाबद्ध तरीके से किया गया है, करवाया गया है और ये लोकल लेवल पे प्लान नहीं है। मोटे तौर पे लगता है कि उस प्रोवोकेशन में मुस्लिम समाज का यूथ आया जो उन्होंने प्रोवोक की है, क्योंकि जिन लोगों ने आपके रिश्तेदारों कह लो, भाई दोस्तों कह लो, ये समाज के लोगों को कत्ल किया है, वो खुले घूम रहे हैं। एक तो आपको इससे गुस्सा होता ही है और उसका और चैलेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आएंगे। और बिट्टू बजरंगी की वीडियो तो वो तो लाइव बता रहा लोकेशन कि हम कहाँ हैं। तो उससे सारा क्लियर है कि ये पूरा सुनियोजित तरह से ये घटना करवाई गई है। और उसके बाद का भी अगर आप घटनाक्रम देखें, हरियाणा के 4 जिलों में एंटी मुस्लिम राइट्स हुए। राइट्स तो नहीं मैं बोलूंगा, ये तो हमले हुए। नूह का कह सकते हो कि दोनों ग्रुप आपस में टकराए, मगर गुड़गांव के अंदर, फरीदाबाद या जो रेवाड़ी के अंदर, वहां तो अटैक किए गए हैं और गरीब मुसलमानों के ऊपर हमले किए गए हैं। उनकी दुकानें, जुगियां सब उनको जलाया गया, भगाया गया है। इतनी इंफॉर्मेशन होने के बाद, पिछला इतिहास होने के बाद कि 2 साल पहले ऐसे मजार गिराई गई है, ये वीडियोस आने के बाद आप पुलिस फोर्स नहीं भेज रहे ज्यादा। और जब दंगा शुरू होता है 4-5 घंटे पुलिस गायब रहती है। वो दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं, गुड़गांव से तो 40 किलोमीटर दूर है सिर्फ वो एरिया। तो हद से हद पुलिस, क्योंकि इतनी डिसिप्लिन फोर्स है, 2 घंटे में वहां पहुंच जाते हैं अगर आप तैयार भी ना होते। तो पहले से जब इंफॉर्मेशन हो, वो एक बात पहले क्लियर है कि एसपी को छुट्टी पे भेज दिया गया। ये भी हैरानगी वाली बात है। तो यही है कि पुलिस छुट्टी कैंसिल कर दी जाती है। जनरली कैंसिल, थोड़ी सी कोई मिनिस्टर विजिट करे तब कैंसिल हो जाती छुट्टी। ये तो दंगों की शंका थी। बिल्कुल। तो कमल जी, आपकी तरफ आते हैं अब। ये मैंने शुरू की थी वीडियो की 76 इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं, 75 साल कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्या कारण है कि देश की आजादी के 75 साल बाद भी हमें इस दंगों जैसी बीमारी के साथ हमारे देश को जूझना पड़ रहा है? इसकी क्या राजनीति है? आमतौर पे देखने को मिलता है कि दंगों के आसपास ना इलेक्शन का टाइम दिखता है हमें कई बार। अभी हम देख सकते हैं कि 24 नजदीक है, पार्लियामेंट का इलेक्शन है और 6 महीने बाद शायद हरियाणा असेंबली के इलेक्शन। तो क्या कनेक्शन है इसका आपस में, किस तरह इसको देखते हैं? देखो, कनेक्शन बड़ा साफ है। जो आपने अंग्रेजों के दौर की बात की है, जितनी मर्जी पुरानी आप बात कर लो, दंगों का हमेशा ही संबंध जो है वो राजनीति से रहा है। कभी भी अभी तक के हिंदुस्तान में जितने दंगे हुए हैं, आप किसी को भी मतलब खोल करके देख लो, कभी भी दंगे लोगों की किसी जेन्युइन डिससेटिस्फेक्शन का रिफ्लेक्शन नहीं होते। लोगों की जेन्युइन डिससेटिस्फेक्शन जो है, किसी चीज से लोग परेशान हो, मान लो किसी दूसरी कम्युनिटी से ही परेशान हो, तब भी हमारे यहाँ पे एक जो ये परंपरा की बात की जाती है, परंपरा क्या है? आप अपने गांव के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति के हरकतों से परेशान है, मान लीजिए, तो करेंगे क्या? आप उनके बड़े बूढ़ों को इकट्ठा करते हैं, उनको कहते हैं कि यार ये घटनाएं हो रही हैं, आने वाले दिनों में बात बढ़ सकती है, इसको बैठ के निपटा दें। यही परंपरा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसके बाद ये भी होता है, कई बार दो परिवार, दो व्यक्ति लड़ भी जाते हैं, लेकिन उसमें भी बाकी की कम्युनिटी जो है वो उस लड़ाई को बैठ करके हल करने के अंदर लगी हुई होती है। यही रहा आज तक हमारा कल्चर, इसी तरीके से हम देखते रहे हैं। लेकिन अचानक कुछ जगहों के ऊपर आप देखते हो कि डिससेटिस्फेक्शन होती है। जैसे अभी मनदीप जी ने बताया कि इसका एक प्रोटेक्स्ट है, ये पहले से चला आ रहा है, टकराव बढ़ने की संभावना पहले से थी, तो वो प्रोटेक्स्ट रहता है। लेकिन उस प्रोटेक्स्ट में जो हमारा नॉर्मल तरीका है किसी ऐसे स्थिति को हैंडल करने का, उसकी बजाय उसके अंदर वो वाला एलिमेंट ही गायब हो जाता है। जैसे किसी को नहीं पता ये पीस कमेटी बनी हुई है, किसी को नहीं पता कि पीस कमेटी की कोई मीटिंग हो रही है, किसी को नहीं पता उस पीस कमेटी ने क्या फैसले लिए, क्या चिंताएं व्यक्त की, कहीं उसको पब्लिसाइज नहीं किया गया। लेकिन जिन लोगों ने उसको दूसरे तरीके से हैंडल करना था, उन्होंने खूब पब्लिसिटी हासिल की।
उनकी बात जो है वो हर तरफ पहुंची हुई है। तो वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा यहाँ का नेचुरल तरीका था इन चीजों को हैंडल करने का, वो आप देख रहे हो इस मामले में दबा दिया गया है, उसको सबड्यू कर दिया गया। तो ये बताता है कि कभी भी दंगे जो हैं वो लोगों की जो नॉर्मल हालत की जेन्युइन जो दिक्कतें होती हैं, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, उनका परिणाम नहीं होता, वो उसके अलावा चल रहे किसी फिनोमेना का परिणाम होता है, और वो फिनोमेना पॉलिटिकल। अंग्रेजों के दौर से देख लीजिए, आज के दौर में देख लीजिए, 1947 देख लीजिए, 1984 देख लीजिए, 2002 का गुजरात देख लीजिए, या छोटे बड़े जितने राइट्स सबको देख लीजिए। तो इसलिए मैं ये साफ साफ कहूंगा कि जो मनदीप जी ने प्रोटेक्ट किया एकदम वो सही है, लेकिन जिस बात वो हमें आज जिस प्रोटेक्ट से हमें इसको और शुरू करना पड़ेगा, वो 2024 की इलेक्शन है, वो बिल्कुल सिर पे है, और उस इलेक्शन के तैयारी के अंदर ही ये दंगा जो है ये किया गया है। तो मैं दो आपको रिसेंट स्टडीज के बारे में बताना चाहता हूँ। एक तो बिल्कुल ताजा है, वो है अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सब्यसाची। उन्होंने अपनी एक स्टडी की है, रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, अभी हाल ही में हुआ है। वो कहते हैं कि एक बेकारिटी टेस्ट होता है, जो स्टैटिस्टिक का एक टेस्ट होता है, वो इलेक्शन को जो भी लोग एनालाइज करते हैं वो सबसे पहले ये टेस्ट लगाते हैं। अगर किसी इलेक्शन में ये टेस्ट फेल कर जाए, दुनिया में ये बहुत कम फेल होता है, अगर किसी इलेक्शन में ये टेस्ट फेल कर जाए तो उसका मतलब होता है कि इस इलेक्शन की गहराई से जांच करो, इसमें कुछ अनियमितताएं हैं। अब ये टेस्ट जो है, ये एक तो ट्रंप साहब की इलेक्शन में फेल हुआ, और दूसरा ये 2019 की इलेक्शन में फेल हुआ। अब अगर कोई कहे कि आप तो टारगेट करके सिर्फ बीजेपी की इलेक्शन गिनवा रहे, तो मैं कह रहा हूं 2014 की इलेक्शन में ये फेल नहीं हुआ। 2014 की इलेक्शन में ये फेल नहीं हुआ। 2014 की इलेक्शन के रिजल्ट को हम कह सकते हैं कि एक बड़ी बाढ़ थी, एक बड़ी वेव थी, उस वेव के ऊपर राइड करके विकास पुरुष बन के जो भी बन के मोदी जो है वो सत्ता में आए। लेकिन 2019 में ये इलेक्शन के रिजल्ट पे ये मैकॉर्टी टेस्ट फेल हुआ। फेल होते ही कुछ लोगों ने इस बात को, अब एकेडमिक कम्युनिटी को देखती रहती है इन चीजों को, ये मैकॉर्टी टेस्ट थोड़ा सा स्पेलिंग बताएंगे, इसको स्पेल करें कैसे? मैकरेटी टेस्ट है, MACRART, मैकरेटी टेस्ट, ये नाम है बंदे का जिन्होंने ये टेस्ट प्रपोज किया। आपकी इस बात को मिलता है सही ठहराने वाली एक और बात है, पिछले भारत की सरकार ने एक इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट मांगी थी VVIT की जी, कि कितना डिस्क्रिपेंसी है थोड़ा पता चल जाए, मगर वो इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट आज तक इंडियन गवर्नमेंट को नहीं दी। 2019 के इलेक्शन की, तो 24 के इलेक्शन आने वाले, आज तक रिपोर्ट तक नहीं दी। नहीं दी। तो ये जब टेस्ट फेल हुआ 2019 में, तो कुछ लोगों ने इसको स्टडी करने की कोशिश की कि देखा जाए। अब उसमें फेल क्या है, इसको सादी भाषा में बोल रहा हूं। उसमें फेल ये हुआ कि वो सीटें, जिन सीटों के ऊपर भाजपा के जीतने और हारने का मार्जिन बहुत छोटा था, उन सीटों का एक क्लस्टर बना दिया जाता है, और उन्हीं सीटों के अंदर देखा जाता है कि ये क्यों हुआ। उन्होंने ये चेक किया कि भाजपा के वर्कर्स की उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में डोर टू डोर विजिट क्या दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ज्यादा थी या कम थी। तो ज्यादा मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो एवरेज जो पूरे देश के अंदर डोर टू डोर विजिट थी उतनी थी। क्या भाजपा ने उन पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर ज्यादा पैसा खर्चा, उसका ग्राफ भी स्टेबल था। तो क्या इन जगहों के ऊपर भाजपा ने कुछ एक्सेप्शनल बढ़िया किया, वो भी कोई स्पेशल उसमें कोई फंड डेटा जो है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो रास्ता क्या बचा कि यहाँ पे कुछ और होगा। और क्या हुआ, तो और होने में एक पॉसिबिलिटी थी, वो है वोट सप्रेशन। वोट सप्रेशन का एक तरीका होता है कि जिस कम्युनिटी के बारे में पार्टी को पता हो कि इस कम्युनिटी के अंदर से वोट जो है वो हमारे को नहीं मिलने वाले, उस कम्युनिटी के या तो वोट ही ना बनने दिए जाए, और या फिर उस कम्युनिटी के अंदर बने हुए वोटों को वोट डलने के दिन भुगतान में ना जाने दिया जाए। ये दो तरीके होते हैं जिनसे वोट सप्रेशन किया जाता है। तो मिला ये है, उन इलाकों में जो ओवरऑल मुस्लिम की परसेंटेज उन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मिलनी चाहिए थी, उतनी ही परसेंटेज उनकी वोटर लिस्ट में भी मिलनी चाहिए थी, टैली होनी चाहिए थी। तो पॉपुलेशन में मुस्लिम परसेंटेज ज्यादा है, वोटर लिस्ट में उतनी नहीं है। इसका मतलब वोट सप्रेशन हुआ। अगली उसमें मुद्दा ये है, ये वही हुआ जहां पे ये वाला केस था, पोलराइजेशन, ये वाली पोलराइजेशन थी। तो इसका मतलब समझ सकते हैं आप। तो लाजमी तौर पे बीजेपी के पास डेटा था कि इन कॉन्स्टिट्यूएंसियों में हम हार सकते हैं, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या करना है, तो उन्होंने जो भी करने के लिए तरीके लगाए, अपना प्रोपेगेंडा किया, जो भी किया, लेकिन उसके अलावा जो काम किया वो वोट सप्रेशन था।
तो ये जो एक रिपोर्ट आई, अभी ताजा रिपोर्ट आई है, मैं चाहूंगा लोग उसको डिटेल में पढ़ें, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएं, देखें। लेकिन ये हमारे को एक बता रही है कि चुनाव से ठीक पहले होने वाला दंगा ये जरूर किसी चुनाव जीतने के प्रोजेक्ट का हिस्सा हो सकता है। ये मेरी सबमिशन नंबर 1 है। लेकिन एक और है, एक बद्री नारायण प्रोफेसर है, अब उनको लेफ्ट करते हैं, कुछ लोग उनको राइट कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन स्कॉलर जबरदस्त है। उनकी किताब आई है रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व, अभी 2021 में पब्लिश हुई। रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व में बद्री नारायण जी ने एक पूरा टेस्ट लेसन लिखा है। उनकी वो किताब जो है, उसके परिप्रेक्ष्य में बता दूं, उन्होंने आरएसएस के जो बेसिक काम के इलाके हैं उनके अंदर ग्राउंड रिपोर्ट इकट्ठी की, और उसके बाद आरएसएस की गतिविधियों के ऊपर बेसिकली एक रिसर्च, वो किताब है। मैंने वो किताब पढ़ी है। उसमें एक डेटा बद्री नारायण जी खुद बता रहे हैं। वो कहते हैं पहले भाजपा जो है वो दंगा करती थी बड़े पैमाने का, आरएसएस, लेकिन अभी आरएसएस ने अपना इतना नेटवर्क बना लिया है कि उनके लिए हर जगह कहीं मंदिर में पूंछ फेंकनी या किसी मस्जिद के सामने कोई विशेष जानवर फेंकना अब ये जरूरी नहीं रह गया। इसके बिना भी दंगा हो सकता है। अब नीचे नीचे ऐसा माहौल बना दिया गया है, ऐसे परिप्रेक्ष्य जैसे मनदीप जी ने बताया नूह में हाजिर था, ऐसे परिप्रेक्ष्य पहले से हाजिर रहते हैं। आपको केवल उन परिप्रेक्ष्यों को कब हवा देनी है और कब थोड़ा ठंडा। तो ये नेटवर्क उन्होंने बताया कि यूपी के सोनभद्र के इलाके में उन्होंने रिसर्च की है। सोनभद्र के इलाके के अंदर उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से मैकेनिज्म रेडी है आरएसएस के पास कि वो लो इंटेंसिटी दंगा चुनिंदा जगहों के ऊपर, मर्जी के समय के ऊपर, मर्जी के समय के लिए, मर्जी की अवधि के लिए कर सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ हाथ में कंट्रोल्ड है। जी, कभी खींचा कभी छोड़। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल रिसर्च स्टडीज हैं, पब्लिकली अवेलेबल है। किसी को मेरी बात पे लगता हो कि मतलब मैं तो केवल अपनी आइडियोलॉजिकल पोजीशन की वजह से ये बात बोल रहा हूं, तो मैं कहूंगा इसको इंडिपेंडेंटली टेस्ट करिए। दोनों रिपोर्ट्स को ठीक से टेस्ट होना चाहिए। अगर 2019 का इलेक्शन सचमुच फ्रॉडुलेंट था तो भारत की जनता के साथ धोखा हुआ है डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर, और अगर एक धोखे से बनी हुई सरकार आज हमारे देश को चला रही है तो फिर जाहिर सी बात है उसमें जुनैद मरेंगे, उसमें नूह होगा। और 2024 में अगर वो सरकार दोबारा उसी तरीके से आना चाह रही है तो फिर ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि अपनी बातचीत में हम, ठीक है, नूह से हमने बात शुरू की, विवाद की बात हम लोग कर रहे हैं, उसमें हमारे पास जरूर कहने के लिए इतनी बात है कि दंगा हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हमारे दर्शक इस बात को महसूस करें कि जो हमारे नौजवान वहां जा रहे हैं ये वही है जिनके साथ 2014 में वायदा हुआ था 2 करोड़ रोजगार हर एक साल। तो रोजगार नहीं मिला, उनको दंगे का फ्यूल, दंगे का फॉडर बना दिया गया। और ये मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी एक कम्युनिटी के साथ, दोनों कम्युनिटीज के साथ, लोगों के साथ यही हो रहा है। अच्छा, इन सारी बातचीत के बीच में जो ये सारी बात जो बताई है, जो हम डिस्कस भी कर रहे हैं, ये बड़ी हद तक निराशावादी है। मुझे लगता है कि देश का जो माहौल है इससे हमें कोई खुशी नहीं हो रही है। लेकिन रिसेंट टाइम में जब अभी जो किसान आंदोलन हुआ दिल्ली में देखा हमने, जिसने पूरी दुनिया को दिखाया कि किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रोटेस्ट हो तो कैसा हो, लोग अपने हक के लिए लड़े तो ऐसे लड़े। और वहीं पर हमने एक एग्जाम्पल भी देखा कि कम्युनल हार्मनी हमें वहां पर दिखी। वहां पर इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सरकार के खिलाफ खड़े हुए और जीते हुए। डेमोक्रेटिक डिमांड थी, लोकहित की डिमांड थी, सफलता उसमें प्राप्त की। और वहां पे हमने ये भी देखा कि जो 2013 में जो यूपी में दंगे हुए थे, एंटी मुस्लिम रॉयट्स जो यूपी में हुए थे 2013 में, यूपी से भी बड़ी गिनती में लोगों ने वहां पार्टिसिपेट किया किसान आंदोलन में। हिंदू ने भी किया, मुस्लिम ने भी किया। तो कुछ वीडियो सामने आई, मैं वहां गया भी था, आप भी गए थे, हम सब वहां गए भी हैं। जो यूपी के नौजवान थे, खासतौर से जाट कम्युनिटी के, उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया। वो ऑन कैमरा वो लोग कहते थे, मिलते थे, बताते थे कि हमें तो ऐसा लगता है कि हम मिसलीड हुए हैं। 2013 में जो दंगे हुए, हमने वहां पार्टिसिपेट किया, लेकिन वो बहुत गलत की, हमारी बहुत भयंकर गलती थी, भूल थी, हम मिसलीड हुए। आज हम सही रास्ते पे हैं। हम एक खास पार्टी का, बीजेपी का, आरएसएस का जो एजेंडा है तोड़ने वाला, उसको हम पहचान चुके हैं और अब उस पॉलिटिक्स से हम दूर हैं। अब जो रिसेंट हम बात करें, मनदीप जी बताएंगे इस बारे में, जो मेवात में, नूह में, जो हरियाणा में जो हुआ, वहां पे मुझे सुनने में आया कि जो जाट कम्युनिटी है उसने ज्यादा इसको अप्रिशिएट नहीं किया, इस चीज को जो हुआ उसका विरोध किया। ये ठीक बात है आपकी। एक्चुअल में हुआ क्या कि हरियाणा में तो पहले जाट कम्युनिटी को भी यूज किया गया। 2014 के इलेक्शन में जाट कम्युनिटी ने एक ठीक नंबर में बीजेपी पार्टी को वोट किए थे, मगर 14 के बाद जब जाट कम्युनिटी अपने आरक्षण के लिए सड़कों पे आई और हरियाणा में जिस तरह से दंगे करवाए गए,
तब 35 बरादरी बनाम एक बरादरी कर दिया गया, क्योंकि जाट की पॉपुलेशन हरियाणा में 27% है। तो जो दंगे हुए तो एक, क्योंकि हरियाणा में 27% होने के बावजूद, क्योंकि जाट लैंड क्लास है, उसको पास 55% लैंड है, तो जिसके पास जितनी जमीन होगी, इकोनॉमिक सोर्सेज होंगे, उसका पॉलिटिक्स में उतना कर्तव्य रहेगा। जाट ही, जाहिर सी बात है, हाँ, हर जाट जगह भी कहानी। पंजाब में भी स्थिति है, तो जाट हरियाणा में वही मुख्यमंत्री बनते आए। तो इस बार बीजेपी ने जाट, नॉन जाट मुख्यमंत्री बनाया और इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया कि 35 बरादरी बनाम एक बरादरी, और उसमें वो कामयाब हुए एक काफी स्तर पर कि हम 73% वोट्स अपनी तरफ कैप्चर कर लें, 27% नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो किसान एजिटेशन आ गया, जाट तो पहले ही नाराज हो गए उस एजिटेशन से भी, मगर किसान एजिटेशन ने और बड़ा रोल प्ले किया। इसलिए उस समय जब किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए भी हरियाणा के जाटों में इन्होंने बहुत कोशिश की, SYL का मुद्दा, हरियाणा पंजाब का मुद्दा, सारे मुद्दे लाने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हुए। तो वहां एक फेलियर दिख रहा था, और वो मेरे को लगता है जाट कम्युनिटी इस चीज को थोड़ी ज्यादा समझ रही है, और वो बीजेपी की इस तरह की कॉन्स्पिरेसी को समझ रही है, उनके बहकावे में नहीं आ रही। ये तो इस बार इस तरह के दंगों में देखने को मिला भी है। और बल्कि मैं तो कहूंगा कि RLD के जो जन चौधरी है, उन्होंने खुलेआम मेवाती मुस्लिम के पक्ष में समर्थन दिया। और अदरवाइज भी अगर देखें, बीजेपी के MP है गुड़गांव के, उनकी क्या स्टेटमेंट है? वो कहते हैं शोभा यात्रा में आप हथियार लेके क्यों गए? एक वहां का लोकल MP बीजेपी का, वो खुद सवाल उठा रहा है। दुष्यंत चौटाला सवाल उठा रहे हैं कि हमें पता क्यों नहीं था, हमारा फेलियर है। तो विद इन इनकी पार्टी भी और सरकार में भी ये तो सवाल खड़े हैं। और क्योंकि उनको भी लगता है, क्योंकि सिर्फ देखिए 27% जाट्स, सिख भी नाराज हो गए किसान आंदोलन के टाइम, 5% हरियाणा में सिख आबादी है, 7% मुस्लिम आबादी है। अगर इनको जोड़ दे 39% आबादी जो डेड ऑपोजिशन में है इस समय बीजेपी की, तो एक बड़ा चंक बनता है, नियर अबाउट 40%। और बाकी 60% ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी को वोट करने वाला है। तो उसमें भी क्योंकि बहुत सारे लोगों को, जो कंवल जी ने बात बताई कि 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, जब ये मुद्दा था उस टाइम मोदी जब पहली बार पावर में आए, रोजगार का मुद्दा और करप्शन का मुद्दा लेकर आए थे, मगर वो तो कुछ पॉजिटिव तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब एक नया खेल खेला जा रहा है, एक सैडिस्टिक सी अप्रोच बनाई जा रही है। तुम ये मत सोचो कि तुम्हें क्या मिला है, तुम ये देखो हमने उनसे छीना क्या है, और लोग इसमें खुश हो रहे हैं। ये एक दुर्भाग्य है देश का कि परफॉर्मेंस देखी जा रही है, कितना उजाला कर रही है सरकार। सरकार का काम है लोगों को घर बना के देना, अब घर तोड़ रही है तो ये ठीक है जी, बुलडोजर वाली सरकार ठीक है। जब ये अप्रोच लोगों में डाल दी जाती है, और दूसरा जो लोग अब गरीब मुस्लिम, चाहे वो झुग्गियों में रह रहे थे, वो घर गुड़गांव फरीदाबाद छोड़ के जा रहे हैं, उसके परिणाम क्या निकलते हैं? जब आप भगाओगे एक कम्युनिटी को अपने शहरों से, तो वो कहीं एक जगह इकट्ठे होंगे जहां वो सिक्योर फील करें ज्यादा। अब इतने आइलैंड मुस्लिम के बन जाएंगे इस देश के अंदर कि आप फोर्स कर रहे हो कि आप इकट्ठे रहो, वरना आप, अगर आपका नंबर कम है तो आप इनसिक्योर हो। और दूसरी तरफ उन्हीं को डर दिखा के दूसरी तरफ को एज हिंदू यूनाइट रखने की कोशिश कर। तो इसलिए इस चीज को तोड़ना बेहद जरूरी है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, ये मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, जो पढ़ी लिखी क्लास है, वो कर रही है। मेरे को गुड़गांव से एक मैसेज आया, DLF के अंदर 1000 के करीब घर होंगे उस सोसाइटी के अंदर, वहां ग्रुप में मैसेज डाले जा रहे हैं कि मुस्लिम मेट्स को अपनी निकालो। अभी अनाउंसमेंट में सुन रहा था, बाजार के अंदर जाकर के अनाउंसमेंट की जा रही है, और ये भी गुरुग्राम के ही इलाके का कि अनाउंसमेंट की जा रही है कि इस इलाके के मुसलमान जो हैं उनको 2 दिन का समय दिया जाता है, वो अपना फैसला कर लें उन्होंने आगे क्या करना है, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हमने अगला क्या स्टेप लेना है। अब सोचो कैसा टेरर क्रिएट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस टेरर को खत्म तुरंत करने के लिए यहाँ सरकार को इंटरवेन करना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है मेरे को 2002 के गुजरात राइट्स के बाद जो खासतौर पे उसकी रिपोर्ट याद आ रही है, जब वो जिक्र कर रहे थे जो IAS अफसर थे उस वक्त, हर्षमंदर, आपने नहीं, हर्षमंदर, अच्छा आपने उनका नाम, हाँ, जी हर्षमंदर। तो हर्षमंदर उस वक्त क्या बता रहे थे कि सब कुछ पता था कि कहाँ कहाँ क्या क्या टेंशन है, लेकिन कुछ देर के लिए पुलिस को कह दिया गया था कि इनको अपना गुस्सा निकाल लेने दिया जाए। तो ऐसा लग रहा है कि ये गुरुग्राम इलाके में, पानीपत के इलाके में, और जहां भी ये हो रहा है, नू को रेडिएट करने दिया जा रहा है कि नू में जो भी हुआ उसको थोड़ा रेडिएट किया जाए, थोड़ा सा उसको हवा मिले, थोड़ी सी उसको लेकर के लोकल टेंशन बने। तो ये बड़ा डेंजरस प्रकरण है।
तो मुझे लगता है कि हमें अपनी चर्चा जो है उस बात की तरफ भी ले जानी चाहिए, कानून कैसे फेल करता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे लोगों का ये मानना है, जैसे हमने अभी शुरू में बात की, मतलब मैं डिफरेंस रखना चाह रहा हूँ। डिफरेंस एक ये है, जैसे हमने कहा कि ये मामला पॉलिटिकल है, लेकिन कुछ लोगों का मानना ये है कि भाई इतना पॉलिटिकल भी क्या, अगर कानून अपना काम ठीक से करे, अगर अफसर जो है वो अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से करे, तो किस दंगाई की हिम्मत है ये चले जाए। कई मामलों में ऐसा हुआ कि कानून ने अपना काम किया, किसी रेपिस्ट को, बिल्किस बानो के रेपिस्ट को सजा भी दे दी, लेकिन जब वो पैरोल पे आते हैं, वहां जो उनका भव्य स्वागत होता है फूल मालाओं से, वो एक इंपॉर्टेंट काम करता है। देखो आप दोनों लॉ के लोग हैं, आप सारे जानते हैं हमारा लॉ सिस्टम इस काम के ऊपर, इस बात के ऊपर आधारित है कि लॉ को डेटरेंट रोल भी अदा करना होता है। जो हम किसी को किसी क्राइम की सजा देते हैं, वो हम किसी गुस्से या बदले की भावना से नहीं देते, हम इस हिसाब से देते हैं कि वो आदमी अपने आप को करेक्ट करे और सोसाइटी के अंदर मैसेज जाए कि कानून है, अगर आप गलत करेंगे तो कानून आपको सजा देगा। डेटरेंट रोल भी एक रहा, रोकने का रोल भी रहे, कानून फ्यूचर में होने वाले कानून को रोकने का काम भी करे, ऐसा होता है। लेकिन जब किसी का स्वागत होता है तो लॉ के इस डेटरेंट रोल के ऊपर सवाल खड़ा लगाना, बिल्कुल रोक दिया जाता है उसको कि अब ये लॉ अपना जिसको इसने सजा दी उसको तो दे ही दी, लेकिन ये किसी और को डराएगा नहीं। अब देखो पॉलिटिकल इंटरवेंशन इतनी ज्यादा होती है लॉ के ऊपर भी। बरेली में कावड़ियों ने एक कावड़ यात्रा निकलने की थी, उन्होंने कहा कि हम जो उनका परमिशन थी कि रूट की, उस रूट से हटकर जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा उस रूट से जाएंगे, उन्होंने जिद की। लोकल एसपी ने उसकी परमिशन नहीं दी, वो जबरदस्ती जाने लगे तो उन पे लाठीचार्ज भी हुआ कि जाने नहीं देंगे, क्योंकि उधर जाने का मतलब आप टेंशन क्रिएट करोगे। इंटेंशन क्लियर हो रही थी। 4 दिन के अंदर उस एसपी को ट्रांसफर कर दिया गया। अब इसका मतलब क्या है कि आप अगर लॉ एंड ऑर्डर को लागू करोगे तो आपकी नौकरी सेव नहीं रहेगी, कौन रिस्क लेगा। की जो इंटरवेंशन है अभी रिसेंट भी हमें देखने को मिली है कि दंगाई जो है फायरिंग कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, पुलिस साथ खड़ी है, एक ग्रुप खड़ा है वो प्रोवोकेटिव नारे लगा रहा है, मैं मतलब उसको मुंह से बोल के नहीं पाऊंगा यहाँ पे दर्शकों के सामने, और पुलिस वाले साथ खड़े हैं, और ऐसा नहीं कि गिनती बहुत बढ़ी है, वो 4-5 है, और पुलिस वाला तो एक भी हो तो वो भी काफी होता है। ये क्या अभी जो वीडियो एक आ रहा है एक जर्नलिस्ट का, वो जर्नलिस्ट मुस्लिम्स की इंटरव्यू ले रहा है जिनकी दुकानें जली हैं, तो आके 3-4 बजरंग दल वाले उसको धमका रहे हैं, 50 के करीब पुलिस वाले खड़े हैं और कोई इंटरवेंशन नहीं हो रहा है। जो हमने बातचीत अब तक की, मुझे लगता है हम जैसे अपने इस वीडियो के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा समेटते हुए कुछ निष्कर्ष निकाल करके रखते हैं। मुझे लगता है कि ये जनता के सामने भी हमें सवाल रखने होंगे। ये जितना माहौल जिसको हम अभी डिस्कस करके हटे हैं, इसमें से कई ऐसे सवाल हैं जो हमारी आम जो प्रोग्रेसिव ताकतें भी हैं, जो हमारे देश में हमेशा मतलब इस बात के लिए मशहूर रही कि वो कम से कम कम्युनल हार्मनी के खिलाफ तो नहीं होंगे, वो हमेशा प्रोग्रेसिव बात करेंगे, उनके लिए भी कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन तो बनी पड़ी है, उनके सामने भी कुछ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि जनता, जिसको हम हमेशा सबसे प्रमुख ताकत के तौर पे देखते हैं, मुझे लगता है हमारी जनता की मानसिकता में, अपब्रिंगिंग में, कल्चर में कुछ तो ऐसा रिग्रेसिव पड़ा है जिसे अब हमें अपने अंदर झांक करके भी खत्म करना होगा। हमें अपने अंदर ये तलाश करनी अब शुरू करनी पड़ेगी, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर व्यक्ति निजी तौर पे करे, मैं कह रहा हूँ हम प्रोग्रेसिव लोग जिनको जो अपने आप को होने का दावा करते हैं, अब हमें इस दिशा में भी सोचना होगा कि ऐसी मूवमेंट, ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें लोग कुछ पॉज करके सोच तो पाए कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा असली मुद्दा क्या है, ये जीवन कैसा हो सकता था, मैं कैसा चाहता था, और ये मैं क्या कर रहा हूँ, इससे वो हो जाएगा क्या। ये जो पॉज दे के एक बार सोचने की बात है, इसके ऊपर मुझे लगता है हमें थोड़ा सोचना होगा कैसे किया जाए। अच्छा, देश के लोग मुझे लगता है इस बात को समझें कि ये जो फासिस्ट टेंडेंसी की जो पार्टीज होती है, खासतौर से हम बीजेपी आरएसएस की बात करें, जब भी कोई एजेंडा लेकर आती है ना, उस एजेंडे का नुकसान जो है दोनों तरफ के लोगों को होता है, मेजोरिटी को भी और माइनॉरिटी को भी। मेजोरिटी इस भ्रम में रहती है कि माइनॉरिटी टारगेट में, ऐसा नहीं है। चाहे यहाँ पे एनआरसी का जो मामला है, इसमें मेजोरिटी को भी उतना ही रिस्क था। आप सोचिए आपके साथ सबसे बड़ा आपके साथ हमला क्या हो सकता है, आपके बेटे को कातिल बना दिया जाए। हाँ, दोनों तरफ के लोग, दोनों तरफ बना बिल्कुल। अब वो जो नौजवान बच्चे जो इस विश्वास बजरंग दल का झंडा लेके जा रहे हैं, वो कौन है? वो तो मुस्लिम नहीं है। जिनके हाथों में तिरंगा चाहिए, वो हाथों में बजरंग दल का यहाँ पे झंडा है, दूसरे में तलवार है, और नारे ऐसे कि कत्ल-आम करने के, मारने के। दूसरी तरफ हम देखें, जब ये मुद्दा उठता है कि लव जिहाद का, वो इन्हीं का एजेंडा है। लव जिहाद देखने को लगता है कि ये कोई एंटी मुस्लिम एजेंडा है, ताकि मुस्लिमों को कह रहे हैं कि यार ये लोग जो है लव जिहाद करते हैं।
लेकिन जितना ही एंटी मुस्लिम है उतना ही एंटी हिंदू भी है, एंटी वुमेन है, हिंदू एंटी एंटी हिंदू वुमन है। हाँ ये कहता है अपने घर की लड़कियों को आप अपने कंट्रोल में रखो, उनको इस बात की आजादी मत दो कि वो अपनी मर्जी से अपना लाइफ पार्टनर चुन सके। इतना ये एंटी माइनॉरिटी है इनके एजेंडे, जितना एंटी माइनॉरिटी उतने एंटी मेजोरिटी भी है। इस बात को अगर देश के लोग समझे, मुझे लगता है कि ऐसी पार्टीज जो है वो फिर उनको मतलब फेल होना ही पड़ेगा। देखो इनको भेजना पड़ेगा, इन पार्टीज का इस तरह की टेंडेंसी का हारना वो हिंदुस्तान को कई सदियों, अगर ये हम नहीं इनका हारना इंश्योर करते, कई सदियों और पीछे जाएंगे। हमारे व्यूअर्स को लग रहा होगा कि बात जो है घूम फिर के बीजेपी और आरएसएस पे आ रही है, वो बड़ी ऑब्वियस ही बात है कि अभी हम जब हरियाणा की बात कर रहे हैं तो हरियाणा में सरकार बीजेपी की है, सवाल कांग्रेस को तो उठाएंगे नहीं, न्यूज चैनल उठाते हैं राहुल गांधी पे भी, लेकिन सत्ता में कौन है उठाएं, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? जी 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 आज से 9 साल पहले कांग्रेस पे सवाल उठते थे, यही सवाल होता है। हाँ बिल्कुल उठते थे। खैर हमारी चर्चा आज इस बात पे हुई है, तो चर्चा को जारी रखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ऐसी वीडियोस आपके साथ हम शेयर करते रहें। और आपसे जो व्यूअर्स हैं वो आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अपने कमेंट्स जो है कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालें, आपका क्या विचार है इस बारे में, हमारे साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियोस को भी शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। दोस्त हमारे साथी मनदीप का, साथी कमलजीत का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।